अब न्यूज़पेपर में आपको जो पढ़ना होता है, कुछ लोग इसको जैसे घरों में होता है, हमारे दादाजी पढ़ते हैं, घर में बड़े लोग पढ़ते हैं कि भाई चलो अब हमने क्या कर लिया कि आज खबर आई, हेडलाइन पढ़ लिया, अच्छा भारत में यूक्रेन में ऐसा हुआ, फलाना जगह ऐसा हुआ, तो दुनिया भर की चीज़ें हम पढ़ते हैं। दूसरा होता है कि जो यूपीएससी का एस्पिरेंट होता है वो ये खोजता है कि भाई मुझे पेपर 1 में क्या मिल रहा है, पेपर 2 में क्या मिल रहा है, पेपर 3 में क्या मिल रहा है, पेपर 4 में क्या मिल रहा है। क्योंकि जहां न्यूज़पेपर बाकी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका है, याद रखिएगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर न्यूज़पेपर बाकी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने का कि दुनिया में क्या चल रहा है, हम किस पर बात करेंगे, ये एक माध्यम होता है। वहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए न्यूज़पेपर अपने सिलेबस को डायनेमिक इनपुट देने के लिए होता है। यानी उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो ये होता है कि किस तरह से हम इनपुट अपना दे सकते हैं, किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यानी अपने सिलेबस को जोड़ना, पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शनल, इसके साथ साथ मुझे कैसे इस चीज को तैयार करना है, कैसे इसको लेकर चलना है। ये जो डिफरेंस, माइंडसेट का जो डिफरेंस है, एटीट्यूडनल डिफरेंस है, यही बहुत कुछ तय करेगा। अदरवाइज आप 1 घंटा न्यूज़पेपर सिर्फ चलो यार पढ़ लेते हैं क्या आ रहा है, और एक होता है कि नहीं, मैं जब पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरे सिलेबस के चारों पार्ट या जो मेरा ऑप्शनल है वो मुझे कहां जो है उसको कवर अप कर सकते हैं, कहां उसको हम लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट है मेरा, अब आज का न्यूज़पेपर अगर आप जाएंगे तो आज ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अच्छी खासी खबर आई हुई है कि किस तरह से अगर दुनिया का टेम्परेचर बढ़ गया तो दिक्कत होती चली जाएगी। या अभी दूसरा आया है कि आप अगर मान लीजिए आईआर के, पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं, अरशद सर के साथ है, तो आप वहां पर क्या होगा, उसमें एक खबर आती है, वो खबर आती है कि भाई जो इस्तांबुल है, जो तुर्की है, तो भारत विरोधी जितने भी फैक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान में जितना भी प्रायोजित आतंकवाद है, वो अपना बेस कहां बना रहे हैं, वो इस्तांबुल तुर्की में बना रहे हैं। यानी धीरे धीरे हमने सऊदी अरब से अपना शिफ्ट किया, तो अब तुर्की एक ऐसे गढ़ के रूप में डेवलप हो रहा है, एक ऐसी कंट्री हो रही है जो भारत यानी कि इंडिया के अगेंस्ट जो भी एलिमेंट्स हैं उनको वो सपोर्ट कर रहा है, उनको वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, उनको जो है वो स्ट्रक्चर दे रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस को सपोर्ट कैसे कर रहा है न्यूज़पेपर। ये एटीट्यूडनल जो है वो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ें। तो आज जैसा मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटी पेपर 2, पॉलिटी यानी पेपर 2, और सोसाइटी, सोशल इश्यूज पेपर 1। चलिए सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे तैयार करना है। और बहुत से बिगिनर स्टूडेंट हैं जो ये नहीं जानते कि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में अंतर होता है। करंट अफेयर उनको लगता है कि कुछ फैक्ट्स पढ़ लेना करंट अफेयर्स हो जाता है। सबसे बड़ी गलती तो ये है। न्यूज़पेपर पहले क्या काम करता है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज से परिचित कराता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको लैंग्वेज की एक डायमेंशन आती है। न्यूज़पेपर में कौन लिखता है भाई, जो एडिटोरियल्स हैं या अच्छी न्यूज़ है वो बहुत ही जाने माने लोग, उसके विशेषज्ञ लोग लिखते हैं, जिनकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होती है, वोकैबुलरी पे अच्छी कमांड होती है। तो पहली बात तो आपको वो ग्रैस्प होता है। दूसरा, आपको कॉन्टिन्यूटी पता चलती है कि कोई खबरों की कॉन्टिन्यूटी क्या है। आप उसके पक्ष के, उसके विपक्ष के, बहुत सी चीजों के बारे में आप जानकारी लेते हैं। तो अब इस तरह से आपको एक बहुत बड़ा डायमेंशन कवर होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुसुम मैम जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रही हैं, जो इसमें सारी चीजें, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मिंट, मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट को कई न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं। तो मिंट, जैसे मिंट इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा न्यूज़पेपर आता है। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस में जो आईआर से रिलेटेड न्यूज़ है, जो पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है, वो काफ़ी अच्छी है। हिंदू में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और इकोनॉमी और सोशल इश्यूज से रिलेटेड न्यूज़ बहुत अच्छी आती है। इसी तरह ज्योग्राफी एंड न्यूज़, जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो करंट अफेयर्स होता है वो बहुत व्यापक होता है। अब एक स्टूडेंट अगर 3 न्यूज़पेपर, मैंने आपसे कहा था कि आप एक काम करिए, तीनों न्यूज़पेपर मंगाइए, तो आपका खर्चा जो होगा वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप, मैंने जो ये मैम ने जो शुरू किया है, 500 रुपये प्रति माह पे इन्होंने बैच शुरू किया है, और ये केवल 6 मार्च तक ये ऑफर चल रहा है। 28 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक जो है ये ऑफर आ रहा है, जहां कुसुम मैम के साथ आप करंट अफेयर डील कर सकते हैं। और इसके बाद ये फीस 1000 रुपये होगी, 500 रुपये प्रति माह में। मतलब अगर आप 3 न्यूज़पेपर मंगाएं, हिंदू, एक्सप्रेस और मिंट, तो शायद ये 1500 के आसपास आपका बैठेगा। लेकिन इनको कवर कराना, इनको पूरा करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये जो है वो अपने साथ कवर कर रही हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, और मेरे साथ आप आंसर राइटिंग में आज जुड़ सकते हैं 23 मार्च से। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, वो होता है कोई न्यायिक निर्णय। लिख लो इसको, न्यायिक निर्णय।
जुडिशियल, कोई भी जुडिशियल अगर हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं, तो चाहे वो हाई कोर्ट का हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, इन पर आपको विशेष ध्यान देनी है। और स्पेशली अगर कोई पीठ बैठती है, ठीक है, घटना से ज्यादा निर्णय क्या आ रहा है। जैसे अभी कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पे हुआ, तो कई लोग क्वेश्चन मुझसे पूछने लगे कि हिजाब के मुद्दे पर ये, इस पर आप धार्मिक अपना क्या रखेंगे, उससे आपको मतलब नहीं है। अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है वही आपको फाइनल करना है, ठीक है। तो किसी भी मुद्दे पर जहां पर जो है वो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन देखते हैं, कोई वर्डिक्ट देखते हैं, कोई उसका जजमेंट आता है, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको आपको ध्यान से तैयार करना होता है। अगला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से संबंधित मुद्दे, भारतीय संविधान से संबंधित मुद्दे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स है, जैसे राइट टू प्राइवेसी को चैलेंज करने वाली कोई बात आ रही है, राइट टू प्राइवेसी पर कोई बात आ रही है, जैसे अभी हिजाब का मुद्दा था, तो निर्णय यहां से आया, लेकिन उसमें एक फंडामेंटल था कि क्या हमें जो रिलीजियस को प्रैक्टिस करने का अधिकार है वो कितना फ्री है, कितना उसको कर्ब किया जा सकता है। इन सारी चीजों के लिए क्या होता है, जब किसी भी मुद्दे पर लोगों के व्यू अलग अलग हो जाए, तो यहां पर क्या होता है कि आप एक साइड जा सकते हैं। यहां टीचर की बड़ी जरूरत पड़ती है जहां पर वो आपको बैलेंस जो है अप्रोच के साथ लेकर आ सके, राइट। अगला जो हम देखते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे आ रहे हैं, मान लीजिए किसी सुधार की बात हो रही है, संविधान संशोधन की बात हो रही है। अभी आपने देखा कि एक बड़ा मुद्दा आया, देखता हूं कितने बच्चों ने पढ़ा। अभी आपने देखा कि बंगाल और तमाम विधानसभाओं में ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीका होता है कि केंद्र में जो है राष्ट्रपति शुरू करता है संसद को, और जो राज्यपाल होता है वो विधानसभाओं को शुरू करता है। ये कस्टम है, सालों से चलता चला आ रहा है, और वो सरकार के कहने पर सरकार का मुखिया होता है, चाहे राज्य सरकार हो तो राज्य सरकार का मुखिया, राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। तो वहां पर क्या होता है, वो अपना अभिभाषण देता है, वो अपनी बात कहता है, ठीक है, और सरकार ही उसको बताती कि ये आपको बोलना है, और यहीं से संसद का सत्र शुरू होता है। खासतौर पे बजट सत्र ऐसे ही हमारा शुरू होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा जो मुद्दा है। लेकिन अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ, तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है कि जहां राज्यपाल को बाइकआउट किया जा रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, एक बहुत ज्यादा जो है अजीबोगरीब स्थिति आ जा रही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन रिचुअल को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, या उसको जो है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ये मुद्दा हो सकता है कल को बहुत बड़ा जो है एक विवाद का विषय बन जाए, एक बहुत बड़ी दिक्कत का विषय हो जाए। तो आपको ये छोटे छोटे मुद्दे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रेमवर्क दिया है उस पर बात हो रही है। जैसे मान लो न्यायिक सुधार की बात हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो अगर संविधान की बात करेंगे तो तीनों अंगों को, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनको सेपरेट किया गया, कोई किसी को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप यहां पर, अब देखो कैसे टीचर आपको मदद करता है, कैसे आपकी यहां पर हेल्प करता है कि जब भी कोई बात होती है तो स्वतः संज्ञान ले लेता है, न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले लेता है। आपने देखा जो तीनों कृषि कानून थे उस पर जो है उसने क्या किया, उस पर सुनवाई करी, उसको हॉल्ट पे लगा दिया। लेकिन जब यानी कि जो न्यायपालिका है वो बात कर रही है कि भाई हम एक कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जो संविधान के रक्षक हैं, तो हम तुम्हारे काम में, हम किसी संसद ने बनाए हुए कानून पे हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन जब संसद कह रहा है कि न्यायपालिका में सुधार होना चाहिए, कोलेजियम व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, तो वो उसको क्वैश कर दे रहा है। जब जो है लॉ कमीशन लाने की बात हो रही है, इसको क्वैश कर दे रहा है, बोला कि आप किसी भी हालत में न्यायपालिका में आप दखलंदाजी नहीं कर सकते, तो आप उसको क्वैश कर दे रहे हैं। लेकिन आप विधायिका और कार्यपालिका में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट के मन में बहुत सी बातें आती हैं। सवाल यह कि एक इश्यू चल रहा है, इश्यू को आप देखते कैसे हो कि विधायिका और जो कार्यपालिका है वो दखलंदाजी नहीं कर सकती है न्यायपालिका में, लेकिन न्यायपालिका ऑन द बेसिस ऑफ कि हम मास के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो उस कानून में जो संसद में पास हुआ है उसके ऊपर वो क्या कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है। तो कई बार आपको लगता होगा कि क्या चीजें चल रही हैं, राइट, कैसे जो है वो इसमें बातें हो रही हैं, तो आपके दिमाग में कई बार लगता होगा। कई बार हम क्या होता है, हम सिर्फ फैक्ट रटते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, हम इवेंट्स रट लेते हैं। हमें इश्यूज पर बात करनी होगी। अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसको बेहद गहराई से समझने की कोशिश करो कि एक न्यूज़पेपर की एक खबर कितनी डेप्थ के साथ जाती है और इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ये हमें बात करनी होगी। जैसे अभी हमारे स्टूडेंट हैं ओजांकियन वंश, उन्होंने लिखा यस सर जुडिशियल एक्टिविज्म। हम बहुत इसको आसानी से बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, तो आप इसका जैसे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बड़ा गहरा है। भाई मान लीजिए कई बार क्या होता है कि सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई परिवर्तन लेकर नहीं आ रही, तो न्यायपालिका अगर नहीं बढ़ेगी तो लोगों की उम्मीद होती है ना न्यायपालिका हमारे लिए सुधार करेगी, कोई हमें कानून बनाएगी। लेकिन सवाल है कि किसकी कितनी दायरा है, क्योंकि ऐसी कोई लाइन तो खींची नहीं है कि इसके आगे तुम नहीं बढ़ोगे, ये अदृश्य है।
तो सवाल है कि होना ना होना, यही जो आपका ये जो थिन लाइन है, यहां पे जहां मुद्दा क्रिएट हो रहा है, विवाद क्रिएट हो रहा है, वही यूपीएससी है, ये बात ध्यान रखिएगा, और यही सबसे ज्यादा चैलेंज आता है। चले आगे। और जो टीचर हैं वो यही कोशिश करते हैं कि आपको इसके सारे पर्सपेक्टिव समझा सकें, इसके डायमेंशन समझा सकें। इसीलिए कुसुम मैम ये एक आंदोलन क्रिएट कर रही हैं कि यहां पर जो है शुरू कर रही हैं कि भाई 3-3 न्यूज़पेपर एक दिन में स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता, एक तो पढ़ नहीं पा रहा है, और हर न्यूज़पेपर की अपनी यूएसपी है। जैसे मिंट अपने इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज के लिए बेहतरीन जाना जाता है, हिंदू का अपना पर्सपेक्टिव है, इंडियन एक्सप्रेस का अपना पर्सपेक्टिव है। इनको कवर करते हुए मुद्दों को समझाना, किसी भी एक आयाम के कई हिस्से होते हैं, उन मुद्दों को डेवलप करना, और वो भी मात्र 500 रुपए, मतलब न्यूज़पेपर की कॉस्ट से भी कम पे। तो इस तरह से आपका एक बहुत बड़ा सरदर्द खत्म हो जाता है, नोट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, इतना डेप्थ में सोचने की पावर आती है। यार हम तो इसको घटना के रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन किसका दायरा कितना है। ये जो खबर आई है कि भाई ठीक है, न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो मैं इंटरव्यू में या मुझे मेंस में जब लिखना होगा, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करूंगा। ये जो पर्सपेक्टिव डेवलप करना होता है, एक दृष्टिकोण बनाना होता है, यही सबसे मुश्किल काम होता है, और यही जिम्मेदारी हमने ली है। आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं, बस ध्यान रहे कि दैट इज अ टाइम मूवमेंट। ये 6 मार्च तक ही ये फीस रहेगी, 6 मार्च के बाद ये फीस 1000 हो जाएगी। तो आप जुड़े इसके। सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइम सेव होना चाहिए, टाइम इज मनी। अब दिन में मैं 3-3 घंटे लगा के न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, और उसके बाद भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें मुझे अपना एटीट्यूडनल चेंज कैसे करना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब है पार्लियामेंटरी इशू। अब पार्लियामेंट क्या है ये जरा देखते हैं। हमारे पास क्या निकल आ रहा है? पार्लियामेंट। लिखो पार्लियामेंट रिलेटेड इश्यूज। तो जब हम संसद की बात करते हैं, संसद संबंधी मुद्दे, तो मुझे बताओ संसद में शामिल कौन कौन है? संसद का मतलब क्या होता है? जितने स्टूडेंट हैं मुझे सुन रहे हैं, पहले मुझे बताएं संसद में क्या क्या शामिल है। आया हुआ क्वेश्चन है ना प्री में। तो जब हम शब्द का इस्तेमाल करें पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट में किसको शामिल करोगे? जल्दी बताओ मुझे। सुना तो होगा ना, पार्लियामेंट, संसद संसद संसद। अभी देखो संसद भवन नया बन रहा है, ठीक है, सेंट्रल विस्टा, इतनी चर्चा चल रही है कि फलाना होगा। अभी कल भी खबर आई थी कि यहां पे ऐसे कर रहे हैं, जो है रैपिड लाइन लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पेड़ों को हटा रहे हैं, XYZ। ठीक है, संसद में क्या शामिल होता है? जल्दी बताओ। देखो शशि पासी ने लिखा है कि लोकसभा, राज्यसभा। आदित्य ने लिखा है लोकसभा, राज्यसभा। देख लो, चलो बताओ। एक ने लिखा लॉ मेकिंग, एक ने लिखा है पूरे इंडिया का केंद्र बिंदु। वाह, पूरे इंडिया का केंद्र बिंदु तुम्हारे संविधान में जानते हो क्या दिया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेसी का केंद्र बिंदु पार्लियामेंट नहीं है, पूरे इंडिया का केंद्र बिंदु हम हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीजों को सही तरीके से समझना शुरू करो। बहुत से बच्चों ने जवाब दिया, दैट इज लोक। पहले आएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है। राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये संसद में इंक्लूड होता है, हमारा शासन प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलता है। तो जब संसद वर्ड यूज किया जाता है पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ये तीनों को मिलाकर संसद शब्द का निर्माण होता है। और कई बच्चों ने ये गलत बताया, दुख की बात है। छोटी छोटी चीज, और ये क्वेश्चन प्री में आ चुका है ऑलरेडी। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे पास और फेल के बीच का एक पतली थिन लाइन डिसाइड करती हैं। शाबाश, जिन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया वो सभी बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही अच्छे से हमें आगे पढ़ाई करनी है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इस बीच में मूवमेंट कर रहे हैं, लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने जा रहे हैं, जो मेंस और इंटरव्यू में दोनों तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे, उसको लिखो। और उसका नाम है राइट इश्यूज। सबसे ज्यादा ये राइट इश्यूज, ये बेसिकली पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों को टच करते हैं रूप में। ये जो खबरें होती हैं वो तीनों फॉर्म में जाती हैं।
ठीक है, सबसे जो खतरनाक किस्म का है वो सेगमेंट यही है, राइट इश्यूज। इसमें है सबसे पहले फॉर एग्जांपल वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे हमारे मूलभूत है। अब वेलफेयर में उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, अगर आप प्री का पेपर उठा के देखो, स्टंटिंग के ऊपर, वास्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है, पोषाहार के ऊपर क्वेश्चन आया है, माता के स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य पर क्वेश्चन आया है, शिक्षा पर उनके लिए प्रोग्राम एंड पॉलिसी, जो बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा हो रही है, सेक्सुअल क्राइम हो रहा है, उस पर क्वेश्चन आया है, बाल श्रम के ऊपर क्वेश्चन आया है, हाँ या ना मुझे बताते जाओ। तो तुम्हें सोर्स बताता जा रहा हूं क्वेश्चन कहां से आता है। तो जब वेलफेयर, पहली बात है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर किसे कहते हैं, कल्याण शब्द कहां है हमारे पास, वेयर इज दिस कल्याण, वेयर इज दिस शब्द, जो ये वर्ड वेलफेयर, अब आओ पढ़ने चल रहे ना, न्यूज़पेपर हाथ में आ गया, तो इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा कि भारत में 42% बच्चे कुपोषित हैं, सरकार ये योजना लेकर आ रही है। अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको जोड़ना है। आप मुझे बताओ, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर, कल्याण किसे कहते हैं, कहां से पावर आई, क्यों करने जा रहे हैं हम। आप सरकार के अंग हो, आने वाले समय के ऑफिसर्स हो तुम लोग, सरकार जो पॉलिसीज बनाएगी उसको क्या करना पड़ेगा, जमीनी स्तर पर लेकर आना पड़ेगा। क्यों लेकर आओगे, कहां लेकर आओगे, क्या काम करने जा रहे हो, बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर। शाबाश, माइंड, स्टूडेंट माइंड ने लिखा, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन बेटा। और चलिए और बताइए, कोई और, मीनू कुमारी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और कोशिश करो, अब आवाज क्यों नहीं निकल रही है, सही तरीके से हमें चीजों को पढ़ना है, सही तरीके से जानना, ये डिफरेंस ही तुम्हारे पास होने और फेल होने के बीच में अंतर आएगा। ठीक है, ना उजांग सर बदल रहे हैं, ना किताबें बदल रही हैं, ना सिचुएशन बदल रही है, एनसीईआरटी जो छप रही है सबके लिए छप रही है, बट व्हाट इज इन योर माइंड, हाउ यू सी योर बुक्स, हाउ यू सी योर मटेरियल, हाउ सी यू क्लास, अपनी क्लास को कैसे देखते हो, पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करते हो, एटीट्यूड कैसे डेवलप करते हो, किताबों से कितना निकाल लेते हो, अखबार तुम्हारे लिए कितना काम कर रहा है, अखबार पढ़ते हो या अखबार का विश्लेषण करते हो, यह अंतर तय करेगा कि तुम आईएएस बनते हो या नहीं बनते हो। संसाधनों की कमी आज की डेट में नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि संसाधन कम है हमारे पास, शाबाश। हमें ये सब ताकत मिली डीपीएसपी से, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है, और वो कहता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, वेलफेयर स्टेट होगा। ठीक है, तो अब जब वेलफेयर यानी कल्याण की बात करते हैं, यानी कि तुम्हारी जो स्थिति है, जो तुम्हारी सिचुएशन है, कल्याण, ठीक है, कल्याण वस्तु, तो हम क्या बोलते हैं, तो भाई कल्याण का मतलब हो गया यहां पर जो हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तुम्हारी जो मोबिलिटी है उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। यानी जो तुम्हारे पास नहीं है और वो एक मूलभूत स्तर के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम उसको तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तो वेलफेयर शब्द को समझो, वेलफेयर में कुछ भी हो सकता है। एक दिव्यांग व्यक्ति है, वो दिव्यांग व्यक्ति चल नहीं सकता, तो समाज और सरकार, चूंकि सरकार को हमने एक वैधानिक जिम्मेदारी दे रखी है, तो वो क्या हो रहा है, वो तुम्हें प्रोवाइड करेगी, भाई आर्टिफिशियल लिम्स मिल जाए, रैम्प्स बन जाएं, इस व्यक्ति को चलने के लिए सुविधा मिल जाए, तो ये उनके कल्याण की बात हो रही है। कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो उसको पढ़ने की व्यवस्था की जाए, ऐसा थोड़े ना होगा कि सिर्फ सबल लोगों को पढ़ने का मौका दिया जाए। तो हमारे राष्ट्र का बच्चा है, तो बच्चा वो अपने बचपन को एंजॉय कर सके, उसको अच्छा पोषण मिल सके, क्या उसकी जरूरतें हैं, उसकी मूलभूत रिक्वायरमेंट क्या, उसको एजुकेशन मिल सके, और आगे चलकर दुनिया के कंपटीशन में वो अपने आप को सशक्त नागरिक के रूप में स्थापित कर सके। जब भारत का नागरिक सशक्त होगा तो राष्ट्र भी अपने आप में सशक्त होता चला जाएगा। और जब उसकी शिक्षा हो, ये हो गया कि चलो स्कूल में डाल दिया, एक ये स्कूल में टीचर क्या काम कर रहा है, एजुकेशन कैसी मिल रही है, जो एजुकेशन मिल रही है, अभी जरा इसकी गहराई समझो, इसके अंदर एजुकेशन पॉलिसी इन्वॉल्व है, क्या वो इसको एक अच्छा नागरिक बना रही है, क्या उसकी पढ़ाई में पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, लोक नीति की शिक्षा, ये सब इन्वॉल्व है। तो किसी भी पर्सपेक्टिव के, किसी भी चीज के कई डायमेंशंस होते हैं। अब क्या राष्ट्र बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट दे रहा है, क्या बजटिंग एलोकेशन प्रॉपर है, या हम मिसाइलें ज्यादा जो खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को हम सुविधा नहीं दे रहे हैं। बहुत से ऐसे मां बाप हैं भारत में जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दो चीजें हैं, क्या सरकार उनको एजुकेशन दे रही है, और सरकार जिन स्कूलों में एडमिशन दे रही है क्या वहां टाट पट्टी है जो है वो पता चला बोर्ड नहीं है, मास्टर नहीं है, वो उनको भैंस चराने के लिए भेज रहा है। सो व्हाट आर यू डूइंग। तो अब यहां पॉलिसी इशू, इकोनॉमिक इशू, सोशल इश्यूज, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर इशू, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये इतना डेप्थ है, यही समझने की कोशिश करना है कि हर बिंदु के कई बिंदु होते हैं।
सिर्फ हमने अच्छा सरकार ने फलाना जो है वो ओजांग पता चला ओजांग सर बाल कल्याण योजना पढ़ लिया आपने, मान लो। अब इससे काम नहीं चलेगा। ये क्यों है, कहां से पावर आई, इसके बेसिक पर्सपेक्टिव क्या है, क्या इसके लिए बजट आवंटित हुआ है, क्या समाज इसके लिए जागरूक है। जिन बच्चों को मिड डे मील मान लो दिया जा रहा है फॉर एग्जांपल कि भाई उनको पोषण मिले, तो मिड डे मील आपने पढ़ लिया, इतना बजट आया है, सरकार ये कर रही है, अरे क्यों किया जा रहा है, ये पोषण क्यों जरूरी, तो फिर भी बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं। वो बच्चे से काम करा रहे हैं, वो ढाबे पे काम कर रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, या वो जो दूसरा काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो समाज की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जब आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा। बहुत से ऑफिसर्स हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, रिटायर हो गए 60 में रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि रिटायरमेंट तुरंत जो है वो हाथ पर जर्जर हो जाता है, एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं। तो क्या हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं है, क्या सरकार ने सभी बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रखी है, क्या यह जिम्मेदारी नहीं हो सकती चलो 1 घंटा हम श्रमदान कर दें, 1 घंटा जाकर किसी स्कूल में मुझे अच्छी एजुकेशन मिली है, मैं ऑफिसर के पद पे रहा हूं, मैंने जीवन भर जिंदगी को अच्छे से, आपने जो मुझे फैसिलिटी मिली राष्ट्र ने दिया है, मैंने एंजॉय किया, लाओ 1 घंटा बच्चों को पढ़ाएं। तो अगर 10 लोग ऐसा सोचेंगे तो 10 घंटे का हमारे पास श्रम जनरेट हो जाएगा। तो मैं 1 घंटा अपना लग्जरी ताश खेलना एंजॉय करना बंद कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अपने राष्ट्र के लिए मैं क्या करूंगा, एक ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने जा रहा हूं। सवाल यही है कि ये जो कल्याण शब्द है बहुत बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, राइट इश्यूज में, जैसे मान लो वुमेन, ओल्ड एज, वृद्धजन, ट्रांसजेंडर्स, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है लड़कियों के लिए, ठीक है, सभी के लिए जो सुरक्षा हम कर सके। कुल मिलाकर मूल स्थिति क्या है कि वो अपनी स्थिति से आगे बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, वेलफेयर ऑफ वुमेन्स ये हमें करना है, वेलफेयर ऑफ SC ST OBC, जो लोग पिछड़े हुए हैं, ट्राइबल, हमारे जनजातीय लोग, इन सभी को मुख्य धारा में लेकर आना। बेसिकली जब हम कल्याण की अवधारणा रखते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जाए, जब हम कल्याण यानी वेलफेयर की हम कॉन्सेप्ट को रखते हैं, तो मुख्य होता है कि उनको समावेशन बिंदु तक लेकर आना, उनको इंक्लूड करना, उनके जीवन में एक कहते हैं कि सकारात्मक परिवर्तन लेकर आना, उनकी लाइफ में गतिकी देकर, यानी जो जहां है वहीं रुकेगा नहीं। पता चला पिता भी मजदूर था तो बच्चा भी मजदूर है, आपने देखा होगा हमारे आसपास ऐसा होता है, लेकिन नहीं, बच्चे को भी एक स्किल्ड लेबर बनने का, एक आगे बढ़ने का पूरा मौका होना चाहिए। तो जब कल्याण की अवधारणा आती है, ध्यान से समझिएगा, जब हम कल्याण की अवधारणा यानी वेलफेयर की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यहां जो DPSP आपने पढ़ा होगा, भगवान आपको सब कुछ याद होगा, अनुच्छेद सब याद होगा, मेरा पूरा भरोसा है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है, राज्य कल्याण के माध्यम से क्या कर रहा है, राज्य कल्याण के माध्यम से। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ DPSP, टू एस्टैब्लिश द, आप कहेंगे साहब वेलफेयर स्टेट बनाना है, तो व्हाट इज द मीनिंग, अब ये तो किताब में लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कल्याण, तुम मुझे बताओ। जिन बच्चों ने मुझे जवाब दिया कि DPSP में, वो मुझे बताएं, आप पढ़े हैं बहुत अच्छा से, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, सुभाष कश्यप पढ़ा, आप मुझे बताएं कि एक इंटरव्यू में आप बैठे हुए UPSC के और आपसे पूछा जा रहा है कि कल्याण की धारणा को एक कॉमन आदमी को समझाओ, एक गांव देहात के व्यक्ति को समझाओ, उसके जीवन में परिवर्तन। ऑफिसर हो, उसको जाके ये नहीं कहोगे दिस इज द आर्टिकल दिस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द DPSP, ओ बेबी, ये सब इस तरह से काम नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। वो आम इंसान है, लेकिन उसको भी हमारे संविधान को और सरकारी नीतियों को समझने का उतना ही हक है जब पब्लिक पॉलिसीज को जमीन पे लेकर आओगे, राइट। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर, एक शब्द में, इंटरव्यू में हो, उनकी मर्जी से तुम्हें बात करनी होगी, इंटरव्यू में बैठे हो, सोच लो, मैं इंटरव्यू पैनल का हेड हूं, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कल्याण को, वेलफेयर को एक शब्द में समझा दो। एक ने कहा आम शब्द में समझाऊंगी, मुझे समझाओ ना, उसको बाद में समझाना, मुझे समझाओ। लो, इतना आसान नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ना। अवसरों की प्राप्ति, टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी, टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी, खाना नहीं मिल रहा है, टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी टू गेट द फूड फ्री ऑफ कॉस्ट। हॉस्पिटल नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी टू गो टू द हॉस्पिटल एंड फेस द फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज तो लेकर आओ।
सरकार ने कहा ना आयुष्मान भारत को हम जो है वन नेशन वन हेल्थ की बात हुई अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आखिर ये क्या है? टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज, अवसर पैदाना। मेरे पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, अच्छे सरकारी स्कूल में जाके पढ़ो। तो अवसर जो है वो समानता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दे वर्क ऑन द जो इक्वलिटी है, इक्विटी है, उस पर काम करेंगे हमारे, कि सबको समान है। भारत का नागरिक है, अमीर बाप का लड़का है तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। भारत का नागरिक है, गरीब घर का लड़का है तो उसको शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी। तो अवसर समान कहां हुए? बहुत ही गहरा और बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। जब इस नजरिए से जब तुम पढ़ना शुरू करते हो, तब तुम्हें लगता है कि मेरे अखबार जो है, ये जो मेरा न्यूज़पेपर है, मेरा जो बुक है, ये मेरे लिए एक सोर्स ऑफ सक्सेस बन जाता है, ये मेरे लिए अवसरों का केंद्र बन जाता है। यही जिम्मेदारी होती है, अपने दिमाग को खोलना, एक नया डायमेंशन, एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट करना, एक नया एटीट्यूड लेकर आना। एक महिला है, उसका वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है, लेकिन उसके घर में पैसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी उसको मिले। तो उसको ये अवसर प्रदान करना, कल्याण का मकसद क्या होता है? सुना होगा तुमने, वेलफेयर वर्ड सुना होगा। अब इसको समझो कि अवसर प्रदान कर देना, कि जाओ और हॉस्पिटल डिलीवरी हो, नहीं तो घर में मर जाने की बहुत संभावना है, ब्लड बह जाएगा, हाइजीन नहीं है। हमारी माताएं, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारे यहां इतना ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसके कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको अवसर, अब वो कह रही कि नहीं भाई, मेरे पास अस्पताल का पैसे नहीं, मेरे पास कैसे वो एम्बुलेंस आएगी, वो पैसा मांगेगा, नहीं होगा। बोले सरकार ने कहा हम तुम्हें दे रहे हैं, जननी सुरक्षा योजना में हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम जाओ डिलीवरी कराओ, आशा वर्कर को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और सरकार पैसा भरेगी। ये क्या है? अवसर है। अवसर क्या? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का ये अवसर है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। राइट टू एजुकेशन क्या है? सरकार ने कहा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हो ना, अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हो, हम तुम्हें दे रहे हैं, जाओ जाओ, इतनी % सीटें आरक्षित है गरीब बच्चों के लिए, जाओ और पढ़ो। पढ़ो, तुम्हें पढ़ने का अवसर चाहिए ना, हम तुम्हें संसाधन लाके देंगे। यह है कल्याण की महत्वपूर्ण भावना, यह है कल्याण, यह है कि हम अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दें। सो व्हेन यू सी द थिंग्स, एक महिला कह रही है कि नहीं मुझे भीख नहीं मांगना, अरे ई रिक्शा के लिए हमें पैसा दे दो, मुद्रा बैंक में हमें दे दो, स्टैंड अप में दे दो, स्टार्टअप में दे दो, मैं भारत का यूथ हूं, मैं भारत की महिला हूं, भीख नहीं चाहिए मेरे को, अवसर दो, हम कमा के अपना घर चला लेंगे, अवसर दो, हमें मौके दो। और अवसरों को देना ही किसी राष्ट्र की मूल भावना है। सो डीपीएसपी हम पढ़ते हैं, ये है डीपीएसपी, हम अपने लोगों को अवसर देना शुरू करें। और जब हम लोगों को अवसर देते हैं तो लोग उस अवसर का फायदा उठाते हैं, और जब वो उस फायदा उठाते हैं तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। और जब राष्ट्र के लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है, तो राष्ट्र में रंग चटक हो जाते हैं, राष्ट्र में खुद अपने आप में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन होता है, और राष्ट्र हर तरह से नर्चर होना शुरू कर देता है। क्यों दिल्ली और मुंबई के बच्चे को ही अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिले, क्या हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार का बच्चा जो है वो नंगे पैर फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, उसके पास वो कहीं लिखा हुआ है उसके माथे पर कि ये अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता? अगर ऐसा होता तो नॉर्थ ईस्ट में जहां सड़कें नहीं है, जहां संसाधन नहीं, आज सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे क्यों निकल रहे होते? और जैसे उनको अवसर मिला, सरकार ने तमाम प्रोग्राम, खेलो इंडिया, फलाना जो प्रोग्राम चलाए, जैसे ही अवसर मिला हमें दिखाई पड़ा कि हमारे ही देश का एक ऐसा भूभाग जिसको हम नहीं जानते थे, जो हमारी तरह से नहीं दिखते हैं, वो आज खेलों में टॉप पर आकर बैठ गए हैं। तो कैसे संभव हुआ? अवसर मिलते ही लोग अपनी प्रतिभाओं को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब समझ में आया ये छोटा सा शब्द कितना गहरा